अभ्युदय प्लेटफॉर्म श्रावस्ती के ग्रुप में आपका सबका स्वागत है। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा पॉलिटी का सेशन लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम आपका जो अगला लेक्चर है उसे प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो नागरिकता है बेटा, और नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के जो भाग 2 है उसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारी मतलब पॉलिटी का सेशन देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या आरओ का एग्ज़ाम हो, या और भी जितनी भी सर्विसेज हैं जिनकी तैयारी आप करना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा उत्कृष्ट और बेहतर प्रदर्शन हो, सिलेक्शन वाली तैयारी करना है तो यहाँ आइए बेटा। ठीक है, वैसे हम आपको जो बताएंगे यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, और इससे बाहर आपको प्रश्न कहीं भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, आप अगर इसे हमारे पूरे लेक्चर को देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की तैयारी जो चर्चा करते हैं हम नागरिकता की करते हैं। नागरिकता में जो भारत में जो नागरिक होते हैं, मतलब वैसे नागरिक की बात करें तो नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे यहाँ देसी होते हैं जो भारतीय नागरिक माने जाते हैं, दूसरा विदेशी होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं। ठीक है, तो भारत में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी और क्या नाम से देसी। ठीक है, तो नागरिकों को सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जितने भी भारतीय के नागरिक हैं उनको सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। परंतु जो विदेशी लोग हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। विदेशी जो नागरिक होते हैं वो मित्र मुल्क के हैं, मित्र देश के हैं या शत्रु देश के हैं। ठीक है, तो जो मित्र देश के होते हैं या शत्रु देश के होते हैं उसी आधार पर उनको क्या नाम से अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब सभी अधिकार इनको यहाँ नहीं मिलता है। सामाजिक और जो मतलब नागरिक अधिकार जो है वो सभी को मतलब नहीं मिलता है। कुछ अधिकार जो हैं वो केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं। ठीक है, इनको भी बहुत से अधिकार मिले हैं, सभी नागरिक अधिकार और सामाजिक अधिकार मिले हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान में प्रदत्त वह अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है, वो आर्टिकल नंबर 15 है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 16 लोग नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का स्वतंत्रता, सम्मेलन करने का स्वतंत्रता, आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने का, व्यवसाय करने का, ये सब का अधिकार जो है मिला हुआ है। अनुच्छेद जो 29 और 30 है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। लोकसभा और राज्यसभा के विधान सभाओं में चुनाव करने का अधिकार, मत देने का अधिकार। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार, राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार, भारत में जन्म से या प्राकृतिक दोनों तरीकों से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है और राष्ट्रपति बन सकता है हमारे यहाँ। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं। परंतु जो अमेरिका में केवल जन्म से ही अमेरिकी नागरिक को ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये क्या नाम से, और भारतीय अमेरिका के संविधान और भारतीय के संविधान में यह अंतर है। ठीक है, भारत के संविधान में वो चाहे प्राकृतिक रूप से हो और चाहे मतलब क्या नाम से जन्म से, दोनों प्रकार का जो नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु अमेरिका में केवल जन्म जिनका अमेरिका में हुआ है सिर्फ वही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है उसे। ठीक है, तो ये बताया गया है। संवैधानिक प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद नंबर 15 से 11 तक जो है वो नागरिकता के संबंधित प्रावधान किया गया है। और संविधान में नागरिकता के संबंधित में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान की गई है। भारतीय जो संविधान है, भारत का संविधान है, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है
कि वह नागरिकों से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करे। ठीक है, भारतीय संविधान जो है आर्टिकल नंबर जो 5 है, संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत को आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वालों को दी गई नागरिकता के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 7 जो है, जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान में गए और बाद में भारत में पुनर्प्रवास के लिए लौट आए, उनको जो नागरिकता दी गई उसके बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 जो है भारत के मूल निवासियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 जो है और नागरिकता की समाप्ति, किसी अन्य देश की नागरिकता जो है शैक्षिक रूप से अगर ग्रहण कर ली गई है, स्वीकृति कर ली गई है, तो भारतीय नागरिकता का स्वतः समापन हो जाता है, वो भारत का नागरिक फिर नहीं रहता है। आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद नंबर 10 है, भारत नागरिकता की निरंतरता, जब तक कि संसद इस संबंध में कोई कानून ना बनाए तब तक नागरिकता की निरंतरता बनी रहती है। अनुच्छेद नंबर जो 11 है, नागरिकता के नागरिकों का विनियमन संसद के द्वारा करेगी। संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तक नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है में संविधान लागू के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जुड़े उपबंध किए गए हैं। नागरिकता का अर्जन कैसे करते हैं, तो जन्म से करते हैं, जिनका जन्म भारत में हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लगा करके 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति जो है, जिनके माता पिता को राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक होगा। मतलब चाहे 26 जनवरी 1950 लगा करके 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा जो व्यक्ति है, जिनके माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न है, मतलब भारत के नागरिक माता पिता में से कोई एक हो, ठीक है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 के बाद माता पिता में से, ठीक है, अच्छा ये बताया गया है बेटा, 26 जनवरी 1950 से लगा करके 1 जुलाई 1947 के बीच भारत में, मतलब उसके माता पिता भारत के हो या विदेश के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो तब से इसके बीच में है, इसका जन्म हुआ है और रह रहा है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु 1 जुलाई 1987 के बाद 1987 के बाद माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसका जो संतान है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। जैसे आपने देखा है, भारत से पाकिस्तान से आ गई, ठीक है, तो जैसे भारत से आ जाए, नेपाल से कोई भाग के आ जाए और आपने विवाह कर लिया, लेकिन वो वैध हो, अवैध ना हो कि ऐसे भाग आए, ठीक है, तो वो अवैध प्रवासी ना हो और उसका जो बच्चा जन्मा होता है वो भारत का माना जाता है। भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों, ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक, जिसे राजदूत कहते हैं, ठीक है, और शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, मतलब वो भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वंश के आधार पर बात किया जाए बेटा, तो एक व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्मा, मतलब जन्म से, और उस समय उनका पिता जो है भारत का नागरिक हो। 1 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद, जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर इस अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की सहमति या भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण ना कराया गया हो। पंजीकरण के द्वारा अगर हो तो ये तो हो गया वंश के आधार पे बेटा। वंश पंजीकरण के आधार पे अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को जो अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो अवैध प्रवासी न हो के द्वारा
किए गए आवेदन के आधार पर उसे नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता हो। वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ ले। देशीकरण द्वारा केंद्र सरकार किसी विदेशी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो के आवेदन किए जाने पर उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र भी जारी कर सकता है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है। तो भूमि का विस्तार के द्वारा यदि कोई विदेशी धरती को क्षेत्र को भारत का भाग बन जाता है या भारत उसे अपने संघ में मिला लेता है, सम्मिलित कर लेता है, तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों में से उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है जो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे लोग निर्धारित तिथि से भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऐसा अध्यादेश जो है भारत की संसद प्रस्तुत कर सकती है, ख्यापित कर सकती है। ठीक है। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी बेटा? तो पूर्ण आयु जो वयस्क हैं या क्षमता स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। मतलब जिसकी आयु 18 वर्षों से ऊपर है और जो मतलब मानसिक स्थिति ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसा घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के आवयस्क बच्चे की नागरिकता भी इसके बाद में समाप्त हो जाएगी। यद्यपि वयस्क होने के उपरांत वह बच्चा पुनः भारत का नागरिकता हासिल कर सकता है, लेकिन अवयस्क है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बर्खास्तगी के द्वारा या अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करना। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से जानबूझकर और बिना दबाव, अनुचित या प्रभाव या मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता जो है वो स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। वंचन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त कर सकती है, कर दी जाती है यदि अवैध तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या उसने भारतीय संविधान का अनादर किया हो, या युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया हो, या क्या नाम से पंजीकरण या देशीकरण से प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद की सजा हो गई हो, या 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर निवास कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। एकल नागरिकता की बात करें मित्रों, तो यद्यपि भारत के संविधान में भारत में संघीय संविधान की दोहरी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, केंद्र और राज्य को अपनाया गया है, किंतु यहाँ जो नागरिकता है वो केवल एकल नागरिकता ही दी जाती है, अर्थात भारतीय नागरिकता संघीय निष्ठा को व्यक्त करती है। यहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह अन्य राज्यों के लिए अलग नागरिकता से कोई प्रावधान नहीं है। भारत में सभी नागरिकों, चाहे वो किसी भी राज्य में जन्मे हो, ठीक है, किसी भी राज्य में जन्मे हो, पूरे देश में एक समान वो नागरिक माने जाएंगे, ठीक है, नागरिक माने जाएंगे, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में कनाडा के संविधान की तरह भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने का तथा एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान के साथ एक समान अधिकार विशेष मामलों के अतिरिक्त प्रदान किया गया है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात की जाती है बेटा, तो अवैध जो प्रवासी हैं, ठीक है, अवैध जो प्रवासी हैं, यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। यह एक विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और अनुमति दिए गए समय से अधिक भारत में निवास करता है। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले
31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत में आए जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई लोग को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन लोगों के समूहों के लिए भारत के निवास की न्यूनतम अवधि जो है 11 वर्ष को घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। मतलब 5 वर्ष तक, अगर 5 वर्ष से अधिक अगर ये पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से अगर आए हैं भारत में तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अवैध प्रवासियों से संबंधित प्रावधान जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो संविधान की अनुसूची 5 में शामिल हैं। ठीक है, तो अवैध प्रवासी जो हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में मतलब क्या नाम से उस क्षेत्र में यह कानून लागू नहीं होगा जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसके अलावा यह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के इनर लाइन क्षेत्रों पे भी लागू नहीं होगा। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के पंजीकरण को रद्द करना। ठीक है, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार जो है निम्नलिखित आधार पर OIC को रद्द कर सकती है। पहला, यदि OIC ने फर्जी माध्यम से पंजीकरण कराया है। ठीक है, OIC यदि 5 वर्ष के भीतर OIC को 2 वर्ष का से अधिक उसको कारावास की सजा मिल गई है विदेश में। ठीक है, या अपने भारत में, यदि भारत की संप्रभुता सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो, और या यदि OIC ने इस अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानूनों का प्रावधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, प्रावधान का उल्लंघन किया हो तो OIC पंजीकरण या रद्द करने का आदेश OIC कार्डधारक की सुनवाई का मौका दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। तो मित्रों, ये आपका जो 5वां लेक्चर था इसको मैंने रिकॉर्ड किया है। अब इससे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसका हमने यहाँ चर्चा किया है, तो आप इसे देखें। भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? तो वर्ष 1949 में लागू हुए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 1511 तक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो भाग 2। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन है? तो भारत की संसद है। ठीक है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें देखो, जन्म के द्वारा और आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा जो है ये क्या नाम से जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समाप्त नहीं बेटा है। ठीक है, नागरिकता जो है प्राप्त करने की जो तरीका है, जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, आनुवंशिकता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और अनुरोध के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण के द्वारा प्राप्त जो है नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, वैसे पंजीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विकल्प नहीं है, तो आप मतलब क्या नाम से आप ABC को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अनुरोध के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? तो नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये सभी को लागू कर दिया गया। ठीक है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार है। ठीक है, वहां किया गया है।
कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? तो 31 दिसंबर 2017 को जारी किया गया। तो मित्रों, ये आपकी क्लास आज थी। आशा करता हूँ आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी बेहतर करते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।